नमस्कार व्यूअर्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आईएएस पॉइंट के इस चैनल पे। और आज हम पढ़ रहे हैं संसाधन संगठन, रिसोर्स मोबिलाइजेशन के बारे में। इससे पहले हमने पढ़ा समावेशी वृद्धि के बारे में, इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में, वो क्या होती है। और आज हम संसाधन संगठन के बारे में पढ़ रहे हैं। देखिए, नाम में ही आप समझ रहे होंगे, जो भी आपके रिसोर्सेस हैं, संसाधन हैं, उनका संगठन करना। संगठन का मतलब क्या होता है यहाँ पे? मोबिलाइजेशन का मतलब होता है कि उन्हें जैसे एकत्र करके सामाजिक और आर्थिक परिप्रेक्ष्य में लगाना, जो भी रिसोर्सेस होते हैं आपके। यह एक वृहद शब्दावली है, एक बड़ी शब्दावली है, जिसमें अर्थव्यवस्था के संसाधनों, भौतिक एवं मानव को वांछित सामाजिक आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जुटाया एवं निर्देशित किया जाता है। ठीक, क्या होता है इसमें? एक अर्थव्यवस्था के संसाधनों को, भौतिक एवं मानव को वांछित सामाजिक आर्थिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, जितने भी आपके सोशल हैं उनके उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, और जितने भी इकोनॉमी उद्देश्य हैं उनके लिए इसे प्राप्त किया जाता है और एकत्रित भी किया जाता है। इसके अंतर्गत सरकार द्वारा संचालित सभी आर्थिक नीतियां शामिल होती हैं, जो भी पॉलिसीज होती हैं गवर्नमेंट द्वारा, वो सभी इसमें शामिल होंगी आपकी। हम ये भी कह सकते हैं कि यह केंद्र एवं राज्य सरकारों की राजकोषीय नीतियों का सार तत्व एवं अंतिम परिणाम है। क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था वांछित वृद्धि एवं विकास की राह पर अग्रसर है, भारत सरकार को अर्थव्यवस्था के विभिन्न कारकों अथवा अभिकर्ताओं के लिए संसाधनों की लामबंदी के मुद्दों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। जो भी आपकी गवर्नमेंट है उन्हें कुछ कारण यहाँ पे, और जो भी अभिकर्ता हों उनके संसाधनों की लामबंदी के मुद्दों का यहाँ पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। जैसे भारत सरकार, राज्य सरकार, आपके जितने भी निजी क्षेत्र हैं और जो आम जनता है। ठीक है, भारत में नियोजित विकास के लिए संसाधन जुटाने का दायित्व योजना आयोग को सौंपा गया था। जो भी आपके जो इंडिया है उसमें जो आपके नियोजित विकास था, ठीक है, उसके लिए जो संसाधन जुटाने का जो दायित्व था वो प्लानिंग कमीशन का। देखिए, हमने प्लानिंग कमीशन के बारे में पहले भी पढ़ा है। प्लानिंग कमीशन का क्या काम था? जितने भी आपकी नीतियाँ बनेंगी, ठीक है, उनमें जितने भी रिसोर्सेज का इस्तेमाल होगा उन सब का प्रयोग, उनको जुटाना, और जो भी नीतियाँ पॉलिसीज़ बना रहे हैं उनका फोकस कैसे हो, इस पर भी ध्यान देना है। जैसे आपका जो फर्स्ट ईयर प्लानिंग था उसका जो फोकस था वो क्या था? एग्रीकल्चर था। ठीक है, तो ये था आपका कि योजना आयोग को सौंपा गया था जो भी रिसोर्सेज होंगे प्लानिंग्स के लिए, वो सब कौन जुटाएगा? वो आपका प्लानिंग कमीशन यहाँ पे जुटाएगा, जो कि भारत सरकार तथा राज्य सरकार की निधि संबंधी जरूरतों का ध्यान रखता था। व्यवहारतः योजना आयोग ही अर्थव्यवस्था के योजनागत लक्ष्यों के लिए जरूरी निधि की व्यवस्था करता था। इन योजना लक्ष्यों का निर्धारण भारत सरकार स्वयं योजना आयोग के माध्यम से ही करती है। राज्यों द्वारा निर्धारित योजना लक्ष्यों का ध्यान भी योजना आयोग ही रखता है। हालांकि संसाधन जुटाने का दायित्व अंततः केंद्रीय वित्त मंत्रालय पर ही रहा है, जिसमें विभिन्न विभागों एवं मंत्रालय के समूहों की विविध एवं एकाग्र भूमिका रहती है। पहले है यहाँ पे भारत सरकार। जिस सीमा तक भारत सरकार इसमें संलग्न है, इसे 2 कोटियों की नियोजित लक्ष्यों के लिए विधि की जरूरत है। ये है आपका अधिरचना संबंधी लक्ष्य। इसमें क्या क्या शामिल होंगे? जिसमें बिजली, परिवहन, जो भी आपकी यात्राओं के संसाधन होते हैं, बस वगैरह, तथा संचार, जितनी भी सेवाएं होती हैं आपकी, मोबाइल फ़ोन वगैरह। आने वाले वर्षों में कई अन्य परिप्रेक्ष्य भी इसमें शामिल हो सकते हैं, जैसा आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन, सिटीज़ और आदि। भी है यहाँ पे सामाजिक क्षेत्र संबंधी लक्ष्य। एक तो आपके अधिरचना संबंधी लक्ष्य हो गए, जैसे आपका बिजली, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, परिवहन हो गए, ठीक है, संचार संबंधी जो भी सुविधाएं होती हैं, मोबाइल वगैरह, इंटरनेट। भी है यहाँ पे
सामाजिक क्षेत्र संबंधी लक्ष्य थे यहाँ पे, ठीक है। सोशल सेक्टर से जो रिलेटेड थे वो आपके टारगेट्स थे, जैसे हो गया आपका एजुकेशंस, हेल्थ है, ठीक है, और जो भी आपकी सोशल सिक्योरिटीज़ हैं, सामाजिक सुरक्षा, इसमें शामिल हैं, जिन्हें 2010-11 से मानव विकास संबंधी लक्ष्य भी कहा जा गया है। इसके लिए निधि की व्यवस्था की जिम्मेदारी वित्त मंत्रालय के योजना वित्त प्रभाग पर है। दूसरा यहाँ पे राज्य सरकारें। भारत सरकार की वित्तीय जरूरतों के अतिरिक्त राज्यों को भी अपने विकासात्मक जरूरतों के लिए धन चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हमने पहले ही पढ़ा है, जो स्टेट्स था आपका, जो प्लानिंग्स पढ़ी है हमने, उसमें भी पढ़ा था कि क्या होता है। जैसे आपने डिसेंट्रलाइजेशन प्लानिंग्स के बारे में पढ़ा है ना, डिसेंट्रलाइजेशन और मल्टी लेवल प्लानिंग्स में स्टेट क्या करता है, जो सेंट्रल्स होता है उनसे भी डिमांड करता है भाई हमें जो पॉलिसीज मेकर बनाया जाए। तो यहाँ पे भी यही बात की जा रही है कि राज्यों को भी अपनी विकासात्मक जरूरतों के लिए धन चाहिए था, ठीक है, जो भी भारत सरकार की जो वित्तीय जरूरतें हैं उसके अतिरिक्त। इसके लिए तीन स्रोतों से निधि जुटाई जाती है। पहला है उनके आय स्रोतों तथा बाजार से लिए ऋण से आय। 13वें वित्त आयोग की अनुशंसा के बाद राज्यों को अपने योजनागत खर्च 25% का वित्तीय बाजार ऋण से करने की अनुमति मिल गई है और इसके लिए उन्हें भारत सरकार से अनुमति लेनी आवश्यक नहीं है, अगर उन्होंने राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियम को प्रभावकारी बना दिया है। दूसरा है यहाँ पे भारत सरकार से प्राप्त ऋणों के द्वारा, जो कि योजना आयोग की सलाह पर प्राप्त होता है। वित्त मंत्रालय भारत सरकार इन खर्चों को योजना वित्त प्रभाग के अंतर्गत दर्शाता है। तीसरा यहाँ पे भारत सरकार की केंद्रीय स्रोत की योजनाओं, केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं तथा अतिरिक्त केंद्रीय आवंटनों के द्वारा। तो यहाँ पे ये 3 टाइप्स हमने पढ़े, जहाँ पर ये धन जुटाने की बात करते हैं। जो स्टेट होता है वो यहाँ से आपके धन जुटा सकता है। तीसरा आता है यहाँ पे निजी क्षेत्र, प्राइवेट सेक्टर। सरकार के अलावा एक बड़ी धनराशि की जरूरत निजी क्षेत्र को भी होती है, जिसके लिए वे अपने तत्कालिक अथवा अल्पकालिक कार्यशील पूंजी तथा दूरगामी लक्ष्य, जो लॉन्ग टर्म उनके टारगेट्स होते हैं, की जरूरतों को पूरा कर सकें। भारत सरकार को इस मुद्दे का भी ध्यान रखना जरूरी है। वित्तीय व्यवस्था का संचालन इस प्रकार से हो कि निजी क्षेत्र भी अपने लिए संसाधन जुटा सके। जो आपकी फाइनेंशियल व्यवस्था है, वित्तीय जो व्यवस्था है, ठीक है, वो इस तरीके से उसका संचालन हो, ठीक है, इम्प्लीमेंट इस तरीके से होना चाहिए कि ये जो आपका निजी क्षेत्र है, प्राइवेट सेक्टर है, वो भी अपने रिसोर्सेज हैं वो जुटा सके, उसे भी कोई यहाँ पे मुश्किलें ना हो जो रिसोर्सेज जुटाने में। मिश्रित अर्थव्यवस्था के लिए तो यह और भी ज़रूरी है, जो कि सुधार के रास्ते पर है और निजी क्षेत्र की अधिक सहभागिता जिसकी ज़रूरत है। इसके लिए वित्तीय प्रणाली में एक निर्देशित सुधार की ज़रूरत है। जो आपकी वित्तीय प्रणाली है, फाइनेंशियल प्लानिंग्स है, उसमें एक निर्देशित सुधार की ज़रूरत है, क्योंकि सुधार के पूर्व वर्तमान प्रणाली को इस प्रकार खड़ा किया जाता था कि यह सरकार की ज़रूरतों के लिए संसाधन जुटाने में प्रयुक्त हो सके। जो भी आपके रिफॉर्म्स थे उसके पहले क्या होता था, जो आपकी प्रेजेंट प्रणाली है उन्हें इस प्रकार बनाया जाता था, जो भी आपकी गवर्नमेंट्स हैं उनकी जो ज़रूरत है वही पूरी होती थी, उन्हीं के हिसाब से जो संसाधन रिसोर्सेज थे वो जुटाए जाते थे। आपके जो प्राइवेट सेक्टर हो गए, जो आपके बॉटम जो लोग थे, नीचे दर्जे के लोग थे, उन्हें कुछ भी नहीं मिलता था, जो संस्थाएं थी उन्हें कुछ भी नहीं मिलता था। सरकार की ज़रूरतों के लिए यहाँ संसाधन जुटाने में प्रयुक्त हो सके। यहाँ आशय यह है कि निधि का प्रवाह निजी क्षेत्र की ओर सुगमता से हो और वित्तीय परिप्रेक्ष्य, कर संरचना, केंद्र और राज्यों की राजकोषीय नीतियाँ सुधार की प्रक्रिया के अंतर्गत हों। चौथा है यहाँ पे साधारण जन, जनरल पब्लिक।
सरकार और निजी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में आम आदमी को भी आम खर्च या निवेश के लिए निधि की ज़रूरत होती है। जो आम आदमी है उसे भी खर्च के लिए यहाँ पे पैसों की बात की गई है कि जो आम आदमी है उसे भी पैसा चाहिए होता है। सरकार को ऐसे राजकोषीय नीति बनाने की दरकार होती है जिससे कि साधारण जनता की पहुंच भी निधि तक बन सके। उनके द्वारा बचत निवेश के रूप में इस्तेमाल होती है, बस शर्तें से वे बचत कर सकें। बचत के अलावा लोगों को इतनी धनराशि अथवा प्रोत्साहन मिलना चाहिए जिससे कि वे प्राथमिक अथवा द्वितीयक प्रतिभूति बाजार में अथवा वित्तीय उपकरणों जैसे शेयर, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड में सीधे निवेश कर सकते हैं। साधारण जन अर्थव्यवस्था में मांग के प्रमुख चालक हैं। सुधार के दौरान भारत सरकार ने 2 लक्ष्य निर्धारित किए हैं। जो आपके रिफॉर्म्स होते हैं उसके दौरान जो गवर्नमेंट्स होती हैं उनके द्वारा 2 लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं यहाँ पे। एक और निजी क्षेत्र को बढ़ावा जिससे कि आपूर्ति बढ़ाई जा सके, प्राइवेट सेक्टर को यहाँ पे बढ़ावा दिया जा सकता है जिससे आपकी जो आपूर्ति है रिसोर्सेज की वो बढ़ाई जा सके, तथा दूसरी ओर अर्थव्यवस्था में पर्याप्त मांग पैदा कर देना। ठीक है, भारत सरकार ने आज़ादी के बाद से संसाधन जुटाने के लिए विभिन्न साधनों का उपयोग किया है जिससे कि वांछित विकास लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। संसाधनों का एक हिस्सा निवेश के लिए प्रयुक्त होता है, अर्थात उत्पादक परिसंपत्ति के निर्माण के लिए। जो आपका संसाधनों का जो एक हिस्सा है वो आपका इन्वेस्टमेंट के लिए प्रयोग होता है कि अगर इन फ्यूचर कभी कोई इमरजेंसी आ जाए तो उस वक्त वो प्रयोग किया जा सके, जिसके लिए अब तक के अनेक निवेश मॉडल अब अपनाए जा चुके हैं। तो बहुत सारे निवेश मॉडल को हमने यहाँ पे अपनाया है रिसोर्सेज के संदर्भ में। अब हम आगे यही पढ़ेंगे आपका इन्वेस्टमेंट मॉडल के बारे में क्या होते हैं। निवेश मॉडल, इन्वेस्टमेंट मॉडल। निवेश आय सृजन के लिए उत्पादक गतिविधियों में पैसा लगाने की एक प्रक्रिया है। ठीक है, तो ये क्या है, उत्पादक गतिविधियों में, यानी कि जो भी आपकी प्रोडक्शन होती हैं, प्रोडक्शन से संबंधित आपकी गतिविधियां होती हैं, वहाँ से पैसा कमाने के लिए ये एक प्रक्रिया है, मेथड है एक। एग्जाम्पल के लिए आज के संदर्भ में देखिए शेयर मार्केट होता है, आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं। ठीक है, तो वहाँ से अगर वो शेयर का जो प्राइस है अगर वो बढ़ेगा तो आपको प्रॉफिट होगा। आपने अगर 1000 रुपये के शेयर खरीदे हैं और एक शेयर की कीमत 500 रुपये है, ठीक है, और आपने 2 शेयर खरीद लिए, अगर वो 500 से कीमत 600 हो जाती है तो आपका जो 1000 रुपये की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, सीधे से 1200 हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको 200 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट के जरिए भी आप पैसा कमा सकते हैं, लेकिन जो आपकी उत्पादक गतिविधियाँ हैं यह प्रत्यक्षतः प्राथमिक, द्वितीयक अथवा तृतीयक परिक्षेत्रों के विभिन्न गतिविधियों में तथा अप्रत्यक्षतः वित्तीय प्रतिभूतियों जैसे शेयर, डिबेंचर, वॉट, म्यूचुअल फंड आदि होता है। भारत के मामले में निवेश मॉडल वे साधन और उपकरण हैं जिनके माध्यम से भारत सरकार जरूरी धनराशि जुटाने का प्रयास करती है। निवेश मॉडल के द्वारा जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो आपको यहाँ पे जो ज़रूरी है वो पैसा जुटाने की यहाँ पे कोशिश करती है जिससे कि नियोजित विकास के लक्ष्यों को हासिल किया जा सके। भारत में नियोजन की प्रक्रिया की शुरुआत 1951 से ही भारत सरकार द्वारा विभिन्न मॉडलों का उपयोग संसाधन जुटाने के प्रयास किया जाता रहा है। यह एक प्रकार से उद्योग विकास की प्रक्रिया रही है। हम इसे निम्नलिखित चरणों से समझ सकते हैं कि ये क्या है। पहला चरण है हमारा चरण 1951 से लेकर 1969 तक चलता है। 1951 से लेकर 1969 यह सरकार की अगुवाई में विकास का एक चरण था जिसमें भारत सरकार प्रत्येक आंतरिक या बाह्य साधनों का उपयोग संसाधन जुटाने के लिए करती है। संसाधन आवंटन की प्रमुख स्रोत में अधिरचना या सामाजिक परिक्षेत्र प्रसिद्ध महालनोबिस प्लान को इस चरण में लागू किया गया।
इस अवधि में संपूर्ण वित्तीय प्रणाली, कर प्रणाली एवं राजकोषीय नीति का नियमन किया गया ताकि भारत सरकार की नियोजन संबंधी वित्तीय दायित्वों को पूरा करने के लिए अधिकाधिक निधि जुटाई जा सके। तो इस चरण 1 में क्या करती है सरकार, जो भी आपके आंतरिक या बाह्य रिसोर्सेस हैं, साधन हैं, उनका जो उपयोग है वो संसाधन जुटाने के लिए करती है। यह चरण निवेश योग्य निधि की आवश्यकता एवं उपलब्धता के बीच असंगति के कारण प्रभावित हुआ। निधि की आवश्यकता तथा इनके संगठन अथवा उपलब्धता के बीच हमेशा एक अंतर बना रहा। इस प्रकार सरकार के निवेश लक्ष्य कई बार चीन और पाकिस्तान के युद्ध के समय भी संसाधन आवंटन प्रक्रिया में विचलन पटरी से उतरे, लेकिन कुल मिलाकर सरकार देश में औद्योगिकरण की प्रक्रिया शुरू करने में सफल रही। इंडस्ट्रियलाइजेशन बाद में शुरू करती है जो गवर्नमेंट होती है आपकी। आगे हम इसमें पढ़ते हैं, वह भी शून्य से आरंभ कर अधिरचना क्षेत्र तथा आधारभूत उद्योगों के लिए भारी मात्रा में निधि जुटाने का प्रबंध किया गया। साथ ही शिक्षा स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए भी निधि की व्यवस्था की गई, हालांकि कम मात्रा में, क्योंकि भारत सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के महिमा मंडन के प्रति पहले से ही प्रतिबद्ध थी। यह वह दौर था जबकि भारत सरकार सार्वजनिक क्षेत्र को आधुनिक भारत के मंदिर से अभिनीत कर रही थी। यहाँ पे दूसरा चरण क्या था आपका, ये था आपकी जो तिथि थी, ये था 1970 से 73 तक चला। 1970 की औद्योगिक नीति से भारत सरकार नियोजित विकास में निजी पूंजी के समावेश के प्रति उन्मुख हुई। यहाँ पे जो गवर्नमेंट होती है आपकी, इंडियन गवर्नमेंट हमारी भारत सरकार, वो नियोजित विकास, जो भी आपके प्लांट डेवलपमेंट होते हैं, उसमें निजी पूंजी के समावेश के प्रति, जो भी आपके प्राइवेट कैपिटल है, वहाँ पे जागरूक होती है समावेश के प्रति। यहाँ पे थोड़ी जागरूक हुई, हालांकि बहुत व्यापक और खुले के रूप में नहीं। यही संयुक्त क्षेत्र जॉइंट सेक्टर उभर के सामने आता है, जिसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं निजी क्षेत्र औद्योगिक परिक्षेत्र में साथ साथ शामिल हो सकते थे। ऐसा मूलतः निजी क्षेत्र को उन क्षेत्रों में आने के लिए प्रेरित करने के लिए किया गया जो कि उनके लिए खुले तो थे, लेकिन कुछ तकनीकी एवं वित्तीय कारणों से उनमें सहभागी नहीं बन रहे थे। समय बीतने के साथ सरकारों ने ऐसे उद्यमों को छोड़ दिया और ऐसे औद्योगिक प्रतिष्ठान पूर्ण रूप से निजी क्षेत्र के नियंत्रण के अंतर्गत आ गए। इस तरह पहली बार सरकार नियोजित विकास के लिए निजी निधियन के लिए तैयार थी, लेकिन सरकार के एकाधिकार वाली औद्योगिक गतिविधियां में निजी भागीदारी देखने को मिली। यह 1991 के बाद संभव हुआ, जबकि सुधार की प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी। जो आपके रिफॉर्म होते हैं 1991 में, उसकी जो शुरुआत हो गई थी वो यहीं से शुरू हो जाती है धीरे धीरे, जब जो गवर्नमेंट होती है वो प्राइवेट कैपिटल को यहाँ पे बढ़ावा देना शुरू कर देती है। बाकी यहाँ पे आपका चरण 3 है, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज हमने 2 चरण पढ़ लिए हैं और धीरे धीरे हम आगे जाएंगे और नेक्स्ट चैप्टर या इससे आने वाले अध्यायों में हम ये पढ़ेंगे कि भारत कैसे रिफॉर्म करता है। जो इकोनॉमिक रिफॉर्म होता है वो बहुत अच्छी तरीके से करता है बाद में, और उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है ये भी हम समझ लें। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।